एजाज चौधरी साहब, जब वज़ीर आज़म इमरान खान रूसी सदर से मुलाकात कर रहे थे तो उस वक्त अमेरिका रूस के इक़दामात पर तनकीद और पाबंदियों का मुतालबा कर रहा था। जो बात शामी साहब ने भी की कि हमने मईशत, तिजारत, तवानाई समेत दीगर शोबों में जो ताउन का कहा है, इन पाबंदियों के होते हुए वो ताउन हो सकेगा दोनों मुल्कों के दरमियान? देखिए, तो मैं अभी जो बोल रहे थे एजाज साहब, वो उससे इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान का ये तयशुदा दौरा था, वो बहरहाल पाकिस्तान को करना था। अगर पाकिस्तान उस दौरे को मुलतवी कर देता या मुख्तसर करके आ जाता तो पूरी दुनिया ये कहती कि जनाब आपने दबाव में, देखें एक बार फिर आप दबाव में आ गए। तो पाकिस्तान ने एक फैसला किया है, असूली फैसला है कि हम तमाम दुनिया की ताकतों के साथ बशमूल अमेरिका, चीन, हम अपने ताल्लुकात अपने कौमी मफाद में रखेंगे। तो उस लिहाज से तो ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये एक अच्छा बाब होगा अगर रूस के साथ आगे चल जाए मामला। लेकिन ये सैंक्शंस के ऊपर शामी साहब की बात दुरुस्त है कि सैंक्शंस के लिए हमें ड्यू डिलिजेंस करनी होगी, यानी कोई भी, और पहले भी कर रहे थे, अगर आपको याद हो तो ये गैस स्ट्रीम के अंदर थोड़ी देरी हुई भी इसलिए थी कि पहले तो कुछ टैरिफ के मसाइल थे, लेकिन एक तरफ ऐसी कंपनी पाकिस्तान नहीं चाहता था जिस पे सैंक्शंस लगी हों, क्योंकि हम सैंक्शंस में नहीं आना चाहते हैं। उसी वजह से तो हम ईरान के साथ, बावजूद इसके कि वो हमसाया है, वहाँ से हमें सस्ती तवानाई मिल सकती है, हम नहीं कर सकते क्योंकि सैंक्शंस एक रियलिटी है। वो एक दूसरी बहस है जिससे भी मैं इत्तेफाक करता हूँ कि सैंक्शंस जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी अफादियत खो रही हैं, और अगर अमेरिका ने रूस पे जरूरत से ज्यादा दबाव बढ़ाया तो रूस और चीन एक दूसरे के ज्यादा करीब हो जाएंगे, वो भी अमेरिका के लिए मुश्किल होगा। बल्कि मैंने तो ये भी कहीं तज्जियों में पढ़ा है कि एक जो यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है वो भी शायद खतरे में पड़ जाए। सेक्रेटरी साहब, एजाज सईद साहब, ये जो बात आपने की, जरा इसी को थोड़ा सा अगर हम इस पे फोकस कर सकें कि जैसे कि आप जानते हैं कि सारी दुनिया के अंदर अमेरिका के बहुत से टूल्स हैं, लेकिन जो प्राइमरी टूल है जिसकी बिना पे वो दीगर इकोनॉमीज़ को दबाव में भी ले आता है, सैंक्शंस भी लगाता है, उसकी अफादियत भी होती है, वो ये पेट्रो डॉलर है कि तेल की दरामदात और इंपोर्ट और एक्सचेंज जो है सारी दुनिया में वो यूएस डॉलर के अंदर होता है। क्या आपका ख्याल है कि इन सैंक्शंस के बाद, ख़ास तौर पे अगर ये स्विफ्ट वाली सैंक्शंस भी आने वाले दिनों में रशिया में लग जाएं, तो क्या रशियन ऑयल डीलिंक हो सकता है यूएस डॉलर से? क्या एक पैरेलल इकोनॉमी ऑयल की जो पेट्रो डॉलर पे ना हो, आपके ख्याल में क्रिएट हो सकती है? ये हो सकती है जी। उसकी वजह ये है कि अगर इसमें अमेरिका के लिए एक बहुत ही अहम फैसला करना होगा कि चीन के साथ जो अपना वो कंपटीशन है, अगर उसको और ज्यादा वो प्रेस करता है तो फिर चीन और रूस इकट्ठे होके तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस उनकी, रूस तो अपना गैस, अपना ऑयल चीन को बेच दे, ये तरीकों से बेच सकता है, बार्टर ट्रेड से भी बेच सकता है, कई और तरीकों से भी बेच सकता है। तो ये सैंक्शंस जो हैं इनका उतना ज्यादा अब असर नहीं रहा और फिर दुनिया चल रही है क्लीन एनर्जी की तरफ, और इसलिए जो ऑयल बेस्ड और पेट्रो डॉलर्स बेस्ड जो सारी इकोनॉमी थी, ये अब आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग बदल जाएगी। तीसरी बात यह है कि जो यूरोप है, यकीनन यूरोप इस वक्त अमेरिका के ज़ेर असर ज्यादा आया है, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से थोड़ा दूर थे, और अमेरिका ने एक बार फिर यूरोप को एहसास दिला दिया कि रूस के खिलाफ तुम्हारी तो डिपेंडेंस है वो हम पे है और हम ही तुम्हें करेंगे। तो उस लिहाज से तो ये सही है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से तो सही किया, लेकिन यूरोप चीन के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है ग्लोबल सप्लाई चेन में, और अगर ये इन्होंने ज्यादा उसको पुश किया तो वो यूरोप को भी मसाइल बड़े सख्त होंगे, उसमें से भी बागियाना आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी। और तीसरी बात ये है, चौथी बात ये है कि ये जो यूक्रेन है उसके सदर साहब को भी सोच आ रही है कि मगरिब जो है वो रूस के साथ अपनी लड़ाई तो कर रहे हैं और हमें जिसे कहते हैं ना कि उसका मैदान जंग बना दिया। एजाज साहब, ये बताइए कि आपके ख्याल में रशिया की इसमें एंड गेम क्या है यूक्रेन के पर्सपेक्टिव में? तो उन्होंने अपनी फोर्सेस भेज दी, एयर सुपीरियॉरिटी उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, कीव के इर्द गिर्द वो पहुंच गए हैं। लेट्स से कि वो इस गवर्नमेंट को रिप्लेस कर देते हैं या ये वाली गवर्नमेंट चली जाती है, यूक्रेन की मिलिट्री गिव अप कर देती है, अगर नेटो फोर्सेस नहीं आती, एक्चुअल मिलिट्री फोर्सेस नहीं आती, तो यूक्रेन की मिलिट्री गिव अप कर देती है, तो क्या होगा यूक्रेन में? क्या यूक्रेन
रशिया का हिस्सा बन जाएगा या यहाँ पे कोई गवर्नमेंट चेंज करके रशिया वापस अपने बॉर्डर्स पे चला जाएगा, या अब हम ये सोच लें कि रशियन मिलिट्री प्रेजेंस परमानेंट हो गई है बेलारूस की तरह यूक्रेन के अंदर भी? आपके ख्याल में क्या एंड गोल है इसमें? मुझे तो ये लगता है कि एंड गोल तो ये है कि रूस दोबारा अपना खोया हुआ आलमी वकार लेना चाहता है. इट वांट्स ए सीट ऑन द बिग टेबल, और उसके लिए इसने मशरक़ वस्ता में भी और वस्ती एशिया में भी और अब यूक्रेन में भी काफी अपना जोर दिखा रहा है. मैं नहीं समझता कि ये पूरा कब्जा करना चाहेगा. वो उसको एक आजाद मुल्क के तौर पर देखना चाहेगा, लेकिन वो बिल्कुल हरगिज नहीं चाहता कि नेटो का हिस्सा बन जाए यूक्रेन. और ये रूस ने बड़ी देर से वाजे किया था कि आप अमेरिका को कि आप नेटो को हमारे बॉर्डर्स पे मत लेकर आएं. जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया है तो आप ये क्यों काम कर रहे हैं? सर, तो वक्त की थोड़ी सी किल्लत है. एक जरा मजीद वाजे कर दीजिएगा, आपका इतना एक्सपीरियंस है इन इश्यूज में. ये जो रशिया की डिमांड है कि 1997 की पोजीशन पे वापस चला जाए नेटो, यानी कि जो बॉर्डरिंग स्टेट्स जितनी भी 97 के बाद एक्सपैंड किया नेटो, 2004 के अंदर भी मजीद एक्सपैंड किया, कि उन सब से नेटो वापस रिट्रैक्ट कर जाए और इफेक्टिवली वेस्टर्न यूरोप तक रहे. और उन्होंने कहा कि लिख के हमें ये गारंटी चाहिए. रशिया की जो डिमांड है, आपके ख्याल में ये प्लायबल है? इस पे कुछ पेशरफ्त आपके ख्याल में हो सकती है या ये जंग के बगैर नहीं होगा? देखिए, ये बड़ा मुश्किल है. रोमानिया और पोलैंड ये बिल्कुल अब पीछे नहीं हटेंगे जी. और मैं समझता हूँ वो बहुत आगे चला गया. लेकिन यूक्रेन एक ऐसा मुल्क था जिसके अंदर रूस की बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है रूस की कौम की, और यूक्रेन के साथ को इस तरफ एंटाइज करना, उसको नेटो का हिस्सा बना देने का मेरे ख्याल में ये मगरिब ने जरा ज्यादा प्रोवोकेशन की है. आपके सामने वो डॉक्यूमेंट आया और ये उस वक्त ये रूस को गारंटीज दी गई थी कि हम नेटो को आपकी सरहद पे नहीं लाएंगे. तो मैं समझता हूँ कि वो यूक्रेन की हद तक तो रहेगा. वो बाकी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, वो शायद उनकी रेड लाइन नहीं होगी. रेड लाइन सिर्फ नेटो यूक्रेन तक होगी. एजाज चौधरी साहब हमारे साथ ही रहिएगा. आपका कमेंट आ गया, मुझे शामी साहब की तरफ जाना है. शामी साहब, ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अमरीकी असर से अब आज़ाद हो गई? इसी तनाजुर में हमने रूस का दौरा भी किया, और क्या पाकिस्तान किसी नए ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तो बार बार ये कह रहे हैं कि किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे. देखिए, खारजा पॉलिसी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप एक चुटकी बजाते जैसे तब्दील कर दें. तो खारजा पॉलिसी की जड़ें जो हैं इसकी मुल्क की तारीख़ में, उसके जोग्राफिया में, उसकी मईशत में बड़ी गहरी होती हैं. और पाकिस्तान जो है उसको सारे मुल्कों से अपने ताल्लुकात बेहतर रखने हैं. पाकिस्तान आंखें बंद नहीं कर सकता, अमेरिका की तरफ से भी आंखें बंद नहीं कर सकता और चीन की तरफ से भी आंखें बंद नहीं कर सकता. और अभी देखें ये यहाँ जो सूरत हाल पैदा हुई है यूक्रेन में, तो आप वहाँ तो रूस ये चाहेगा कि उसको डीमिलिटराइज कर दे, जो उसकी फ़ौजी ताकत थी उसको ख़त्म कर दे. और ये कह रहा है कि फ़ौज सरेंडर करे यूक्रेन की. और यूक्रेन की फ़ौज जो है वो तो 1 लाख से कुछ ज़्यादा है अफराद उसके सिपाही तो, और उतनी फ़ौज तो रूस जो है वो उसकी सरहदों पर ले आया है. तो यूक्रेन जो है वो लड़ने की पोजीशन में नहीं है, और यूक्रेन को वो फौजी के तौर पर कमज़ोर करना चाहेगा और चाहेगा कि वो उसकी खारजा पॉलिसी जो है वो रूस के ज़ेरे नगर रहे, और वो इस तरह नेटो का हिस्सा बनने की जो उसकी ख्वाहिश या कोशिश थी वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो पाएगी. और अभी भी आप देखिए, यूरोप ने तो नेटो का हिस्सा तो उसको नहीं बनाया, लेकिन उसका भुगतना पड़ गया उसको. तो उसकी मईशत जो है और वो भी उसको भी बहुत नुकसान पहुंचेगा. और अभी अमेरिका कह रहा है कि हम यूक्रेन के फ़ौजी जो हैं इनको तरबियत देंगे. तो मैं नहीं समझता कि यूक्रेन जो है उसके फ़ौजी जो हैं ज़्यादा लंबे देर तक वो गुरीला लड़ाई लड़ सकेंगे. वो अफ़गानिस्तान नहीं है अपने जोग्राफिया के एतबार से और अपनी यानी आप जो उसकी तारीख़ है उसके एतबार से. तो यूक्रेन जो है एक बड़ा सॉफ्ट टारगेट है. तो इसलिए यहाँ तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा सूरत करनी पड़ेगी यूरोप को भी और रूस को भी, कोई मिलकर कोई मामला करें और रास्ता निकालें मुफाहमत का. लेकिन ये ख्वाहिश है. अब इसमें अमली तौर पर क्या होगा
یہ تو ہمیں دیکھنا ہوگا. پاکستان جو ہے وہ بہرحال دیکھیے جو سینکشنز ہیں, سینکشنز روس اس کا متحمل ہو سکتا ہے, اور ایران پر جو سینکشنز لگی ہیں ایران نے اس کی بھاری قیمت چکائی ہے, ایرانی معیشت پر اس کے بڑے اثرات پڑے ہیں. لیکن پاکستان جو ہے وہ ایران کی جو پائپ لائن ہے اس کو آگے نہیں لا سکا تھا اس سینکشنز کی وجہ سے. پاکستانی معیشت جو ہے وہ سینکشنز کو آپ بوجھ نہیں اٹھا سکتی اس وقت. تو پاکستان کو دیکھ بھال کر کام کرنا پڑے گا. نہ ہم چین ہیں نہ ہم روس ہیں, ہم پاکستان ہیں. ہمیں اپنے معاملات کو اپنے انداز سے دیکھنا پڑے گا, اور یہ کوئی نعرہ بازی کی بات بھی نہیں ہے اور جذبات میں آنے کی بات بھی نہیں ہے. ہمیں ٹھوس زمینی حقائق جو ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ذرا پھونک پھونک کر احتیاط سے قدم بڑھانا ہوگا. شامی صاحب کو یہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ساتھ صاحب آپ سے سوال, جیسا کہ شامی صاحب بھی کہہ رہے ہیں ہمیں پھونک پھونک کر احتیاط سے قدم آگے بڑھانا ہوگا. FATF کی تلوار بھی تو ہم پر لٹک رہی ہے, اس کے بعد اس کا اب کیا بنے گا؟ ہمارے اوپر FATF کی تلوار بھی لٹک رہی ہے, IMF کی تلوار بھی لٹک رہی ہے. اس طرح کی ہمارے اوپر تلواریں تو لٹک رہی ہیں, لیکن یہ تمام چیزیں دیکھیے دنیا کا جب ورلڈ آرڈر بدل رہا ہو, اور اعزاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو وہ ہمیں اس کے اوپر کافی رہنمائی اس میں فرما سکتے ہیں. دنیا کا جب ورلڈ آرڈر بدل رہا ہو تو 2, 3, 4, 5 سال کا اس کے اندر عرصہ ہمیشہ لگا ہے. 1940 کے بعد بھی لگا تھا, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی, فرسٹ ورلڈ وار کے وقت بھی لگا تھا, ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے بعد جب بھی ورلڈ آرڈرز چینج ہوئے ہیں یا پاور سینٹرز چینج ہوئے ہیں تو اس کے اندر کچھ شفٹنگ پیریڈ کا پروسیس لگا ہے. اب وہ وقت نہیں رہا جب ہم اپنی فورن پالیسی کی لانگ ٹرم پلاننگ IMF یا FATF یا صرف امریکہ بیسڈ جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی بیسس کے اوپر کریں. یہ بات درست ہے کہ ایران نے اس کی بڑی قیمت چکائی سینکشنز کی, دیگر ممالک نے چکائی سینکشنز کی قیمت ساؤتھ امریکہ کے اندر, مڈل ایسٹ کے اندر, لیکن وہ وقت اب آہستہ آہستہ ڈوینڈل کر رہا ہے. دیکھیے ورلڈ آرڈر کی گارنٹی یہ تھی, میں صرف ایک جملہ کہتا چلوں, ورلڈ آرڈر کی گارنٹی یہ تھی کہ جو سٹیٹس یونائٹڈ نیشنز کا حصہ ہیں ان کو بغیر کسی وجہ سے انویٹ کر کے اوور رن نہیں کیا جائے گا. یہ سب سے بڑی گارنٹی تھی اس انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کی جس کا کہ امریکہ گارنٹور ہے ایفیکٹولی. وہ یہ کوئی تائیوان تو ہے نہیں کہ جو ملک کسی نے ریکگنائز کیا نہیں تھا اور ٹیک اوور ہو گیا, یا اگر کل کو چین کر لے تو دنیا نے تو تائیوان کو ایز اے سیپریٹ کنٹری موسٹلی ریکگنائز نہیں کیا. یوکرین تو ایک ریکگنائز انٹرنیشنل کنٹری ہے, تو اگر اس کا ٹیک اوور بھی ہو سکتا ہے ایک رشیا کے انٹرنل انٹرسٹس کی وجہ سے, تو اس ورلڈ آرڈر کو جس کو امریکہ UN پروٹیکٹ کر رہے ہیں, جس کی نیٹو یورپ کے اندر گارنٹر ہے, وہ ورلڈ آرڈر تو اب ختم ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان کو نئے ورلڈ آرڈر کی تیاری کرنی چاہیے, پچھلے ورلڈ آرڈر کے اندر پھنسا نہیں رہنا چاہیے. اعزاز چودھری صاحب مجھے بریک پر جانا ہے, بریک پر جانے سے پہلے مختصراً یہ بتا دیجئے گا کہ یہ بھی بات ہوئی ہے اس جو ملاقات ہوئی روسی صدر سے وزیر اعظم عمران خان کی کہ افغانستان کے لیے دونوں ملک مل کر امن کے لیے کام کریں گے. تو روس کے ماضی کو دیکھتے ہوئے افغانستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں, روس کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے اس وقت جو افغانستان میں صورتحال ہے اس میں طالبان حکومت بننے کے بعد امن تو بے شک آیا ہے, لیکن کسی طور پہ بھی استحکام نہیں آیا, اور ان کو رسمی طور پر کوئی تسلیم بھی نہیں کر رہا, بینکس بھی نہیں کام کر رہے, اور اقتصادی حالات بھی بڑے خراب ہیں. ایسے میں بڑا خطرہ ہے کہ وہاں دہشت گرد تنظیمیں دوبارہ آ کے اپنی جڑ پکڑ لیں اور پورے خطے کے لیے ایک مشکل بن جائے. اس لیے پاکستان روس کے ساتھ, چین کے ساتھ, وسطی ایشیا کی ریاستوں کے ساتھ, ایران کے ساتھ ایک مسلسل مشاورت کا سلسلہ کر رہا ہے, اور اسی لیے وہ رسمی تسلیم کرنا بھی ان کو ملتوی کرنا پڑا ہے, کیونکہ اس وقت سب کو یہ خطرہ ہے کہ اگر طالبان نے اپنی روش نہ بدلی اور ان کو دنیا نے تسلیم نہ کیا تو یہ پورے خطرے کے لیے مشکل ہوگا. بہت شکریہ. سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کا وقت ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ملکی سیاست پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.